आचार्य जी, मेरा जलवायु आपदा पर समाज की उदासीनता को लेकर है। हम देखते हैं कि तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। बाढ़, भूकंप जैसे तबाही लगातार बढ़ती जा रही है। यही तबाही मेरे गांव में आई कुछ समय पहले, जो दर्जनों गांवों को बहाकर ले गई और लोग बेघर हो गए। और आज समस्या ये है कि लोग पलायन करने को तैयार हैं। 120 करोड़ लोग अनुमानित हैं कि अपना घर छोड़कर भागने को विवश होंगे। मैं आपसे यहाँ पर एक भी बात ऐसे नहीं बोलने जा रहा हूँ जो काल्पनिक है। मैं आपसे वही सारी बातें बोल रहा हूँ जो यूएन और आईपीसीसी की रिपोर्ट्स में रोज सामने आ रही हैं। बस उन रिपोर्ट्स को हम पढ़ते नहीं हैं। आप और मैं, हम जितना एमिशन करते हैं, हम 2700 साल में उतना नहीं कर पाएंगे जितना एक अमीर आदमी के सिर्फ 2 जेट एक साल में कर देते हैं। और अभी हम उस अमीर आदमी के पूरे फुटप्रिंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके सिर्फ 2 जेट्स की बात कर रहे हैं। ये 800 करोड़ ये मीडियोकर एवरेज लोग, दीज कॉमनर्स, दे बिलोंग टू एन इंफीरियर स्पीशीज। वो अपने आप को एक अलग प्रजाति ही मानते हैं। वो कहते हैं हम रहेंगे, हम बचे रहेंगे, और जब पृथ्वी पूरी आग लग जाएगी तो हम अपने रॉकेट पर बैठकर किसी और ग्रह में चले जाएंगे। जहां कहीं भी आपके पास मौका हो, वहां सबसे पहले बात क्लाइमेट की ही करें। दुनिया के किसी भी मुद्दे से ज्यादा क्लाइमेट की बात जरूरी है। जो भी बातें आपको जरूरी लगती होंगी, उनसे 100 गुना ज्यादा जरूरी है ये क्लाइमेट की बात, क्योंकि हमारी वो आखिरी पीढ़ी हो सकती है जो इस बारे में कुछ कर सकती थी। ये एक बहुत बड़ी साजिश है पूरी मानवता के खिलाफ। जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, ये बातें नेट पर तो उपलब्ध हैं, लेकिन मीडिया आप तक नहीं लेकर आएगा। नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम बलराम है। मैं कटनी जिला के मध्य प्रदेश से हूँ। आचार्य जी, मेरा जलवायु आपदा पर समाज की उदासीनता को लेकर है। हम देखते हैं कि तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। बाढ़, भूकंप जैसे तबाही लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तबाही मेरे गांव में आई कुछ समय पहले, जो दर्जनों गांवों को बहाकर ले गई और लोग बेघर हो गए। और आज समस्या ये है कि लोग पलायन करने को तैयार हैं, लेकिन आज हम उसका निराकरण करने की बजाय कामना पूर्ति एक कथा पुराणों में उलझे हुए हैं। तो इससे जलवायु परिवर्तन पर कितना प्रभाव पड़ेगा? वो मेढकों वाली कहानी सुनी है आपने? 2 मेढकों पर प्रयोग हुआ था। हम्म तो खौलता हुआ पानी था। किसी तसले वगैरह में उसको खौला रहे होंगे। तो उसमें एक मेढक को डाला। मेढक ने कहा ये क्या चल रहा है। वो जल्दी से बाहर कूद गया। मेढक को कितना समय लगेगा पानी से बाहर कूदने में? घुसा और फट से बाहर कूद गया। इतना ये खौलता पानी। पागल हो गए हो क्या? बच गया। बच गया क्योंकि बाहर वो जिस तापमान में पहले था और फिर भीतर पानी के जिस तापमान का उसको अनुभव हुआ, उनमें यकायक बहुत ज्यादा अंतर आ गया, है ना? तो उसको पता चल गया ये तो भारी अंतर है। अंतर अचानक से आया तो उसको अनुभव में आया, वो नोटिस कर पाया। फिर एक दूसरा मेढक लिया गया, उसको पानी में डाला गया, पानी सामान्य तापमान पर। फिर तापमान थोड़ा बढ़ाया गया तो मेढक जो है बाहर नहीं आया। इसको कहते हैं अनुकूलन, कंडीशनिंग। पानी गर्म हुआ पर मेढक की जो व्यवस्था थी वो उसी गर्म तापमान के अनुसार ढल गई, उसके अनुकूल हो गई, तो वो बर्दाश्त कर ले गया। फिर तापमान थोड़ा और बढ़ाया गया, पर अभी भी मेढक ने तुलना पिछले तापमान से करी। वो बोला थोड़ा ही तो बढ़ा है। जैसे आप कदम दर कदम सीढ़ी चढ़ रहे हो और हर कदम पर आपको यही दिखाई देता हो कि पिछले कदम से थोड़ा सा ही तो ऊपर आए हैं। थोड़ा और तापमान बढ़ाया गया, थोड़ा और बढ़ाया गया, थोड़ा और बढ़ाया गया, मेढक बाहर ही नहीं आया, क्योंकि अचानक से नहीं बढ़ा तापमान। वो उबल कर मर गया उसमें। वो उसमें उबल कर मर गया। अब मुझे नहीं मालूम ये प्रयोग वास्तव में हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन कहानी सुनने में बोधपूर्ण भी है और रोचक भी है।
बात समझ में आ रही है? वो मेढक कौन है? हम किसी मेढक की नहीं बात कर रहे हैं, वो मेढक हम हैं। अचानक से अगर औसत तापमान 3 डिग्री 5 डिग्री बढ़ जाए तो हम सब चिल्ला पड़ेंगे और सदमे में आ जाएंगे और कहेंगे ये कुछ बहुत गलत हुआ है, जल्दी से इसे रोको। पर वही प्रक्रिया अगर दशकों से चल रही हो तो हम उसको नोटिस नहीं कर पाते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि ऐसा हुआ। चलिए कुछ दृश्य हैं, कल्पना करिए। और ये बहुत आगे के नहीं है, मैं बस 10-20 साल आगे की बात कर रहा हूं। अभी गर्मियां आ रही हैं, सड़कों का जो डामर है, ये जो एसफॉल्ट, ये पिघला हुआ है। सड़कों पर डामर पिघल चुकी है और जो गरीब लोग ज्यादा बाहर का ही काम करते हैं, आउटडोर्स, वो चल भी रहे हैं तो उनकी चप्पलें डामर में चिपक रही हैं। पक्षी उड़ रहे हैं और उड़ते उड़ते आसमान से अचानक गिर जाते हैं, जस्ट ड्रॉपिंग डेड। बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं और 1-2 बजे का दोपहर का समय है और बच्चे ऐसे चलते आ रहे हैं, चलते जा रहे हैं, अचानक हीट स्ट्रोक हुआ, वहीं गिर गया। ये सब बातें होने वाली हैं। पर जब ये सब भी हो रहा होगा ना, तो हो सकता है हमें तब भी बहुत बुरा ना लगे, क्योंकि यकायक नहीं होगा। हमें जो चीज मार रही है वो ये कि ये सब कुछ ग्रेजुअली हो रहा है, क्रमशः हो रहा है, लगातार हो रहा है, निरंतर हो रहा है, पर एक झटके में नहीं हो रहा है। एक कोविड आया एक झटके में तो पूरी दुनिया को हिला गया, हिला गया ना। और जिस जलवायु परिवर्तन की आप बात कर रहे थे, कहां गए प्रश्नकर्ता? हाँ, जिसकी आप बात कर रहे थे, वो न जाने कितने आदिम वायरसेस को रिलीज करने वाला है, 2-3 वजहों से। पहला, ये जो आइस शीट्स हैं, इनके नीचे न जाने कितने वायरस लाखों साल से सोए पड़े हैं। वायरस ऐसी चीज होती है जिसको आप लगभग एक केमिकल मान सकते हैं। केमिकल कभी मरता नहीं ना, तो वायरस भी कुछ कुछ केमिकल जैसा होता है। वो बर्फ के नीचे लाखों करोड़ों साल तक डॉर्मेंट पड़ा रहेगा, और जलवायु परिवर्तन से वो बर्फ अब रही है पिघल। वो बर्फ पिघल रही है और जहां बर्फ थी अब वहां पर पड़ेगी सूरज की रोशनी। एक चीज थी जो बर्फ से ढकी हुई थी, बर्फ तो पिघल ही गई, और अब सीधे उस पर क्या पड़ रही है? सूरज की रोशनी। ये सब पुराने जो वायरस हैं ये वापस आने वाले हैं। इन्हें कहते हैं जूनोटिक पेंडेमिक्स। और होने वाला है। आप जंगल काट रहे हो, जो जो कोविड का भी जो वायरस था वो जंगल से ही आया था ना। आप जंगल काट रहे हो तो जंगल के बहुत सारे पशु पक्षी जीव जानवर, ये सब अब कहां जाएंगे? किसके संपर्क में आएंगे? किसके संपर्क में आएंगे? इंसानों के संपर्क में आएंगे, क्योंकि आपने उनका घर तो जला दिया, काट दिया, या आपने काम ऐसे कर दिया कि उनके घरों में आग लग गई, वाइल्ड फायर्स। तो आपके संपर्क में आएंगे और उनके पास ऐसे वायरस हैं जिनसे आप पहले कभी संपर्क में नहीं आए हो। तो आपके पास कोई नेचुरल इम्यूनिटी है नहीं उन वायरस वगैरह के खिलाफ, वायरस भी बैक्टीरिया भी, आपके पास कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है। और ये सब होने जा रहा है, लेकिन ये सब कुछ एक ही साल में नहीं होगा। कुछ इस साल होगा, कुछ अगले साल होगा, कुछ उसके अगले साल होगा। मेढक का तापमान धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। आज हीट स्ट्रोक मोहल्ले में उस घर में हुआ है, कल उस घर में हुआ है, परसों उस घर में हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन एक ही घर के 5 लोगों को एक साथ हीट स्ट्रोक हो गया, ऐसा नहीं होगा। जो कुछ हो रहा है और होने जा रहा है, अगर वो एक ही जगह पर
एक साथ हो जाए तो आप कहोगे प्रलय के लिए दूसरा नाम नहीं चाहिए, यही प्रलय है। इसी लेकिन गजब की माया यह है कि यह सब कुछ एक बिखरे तरीके से हो रहा है, स्कैटर्ड इन बोथ टाइम एंड प्लेस। आज यहां हो रहा है, कल वहां हो रहा है। तो आज और कल का अंतर और यहां और वहां का अंतर। तो हमको लग रहा है अभी हम तो बचे हुए हैं ना, अभी हम तो बचे हुए हैं ना, कोई बचा नहीं हुआ है। अगले 20 वर्षों में भारत में जो उत्पादकता है खेतों की, जो क्रॉप यील्ड्स हैं, वो 30% तक कम हो सकती है और आबादी 20% तक बढ़ सकती है। मतलब समझिए, और ये सब जलवायु परिवर्तन से है। भाई फसलें एक खास प्रकार का तापमान मांगती हैं, एक खास अवधि में बारिश मांगती हैं। वो जितने भी क्लाइमेट पैटर्न्स थे वो पूरे तरह से बदल रहे हैं। तो पौधे पर आप आज्ञा तो नहीं चला सकते कि गेहूं उग। वो कह रहा है भाई मुझे जैसा तापमान और बारिश चाहिए थी और जैसी मुझे हवाएं चाहिए थी वो नहीं है, तो मैं नहीं उगूंगा। और आबादी आपकी बढ़ गई है और पैदावार आपकी गिर गई है, आप खाओगे क्या? आप नहीं खा पाओगे। उसका नतीजा ये होने वाला है कि दुनिया के लगभग 120 करोड़ लोग हैं जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। और दुनिया में बोल क्यों रहा हूं, ज्यादातर उसमें भारत जैसे देशों के होंगे, ज्यादातर भारत जैसे देशों होंगे। क्यों? क्योंकि भारत में इरिगेशन से बहुत पैदावार नहीं होती है। हम बहुत हद तक अभी भी मॉनसून पर निर्भर है और मॉनसून की हवाएं निर्भर हैं कि एक खास टेम्परेचर डिफरेंस हो समुद्र की सतह और थल की सतह के बीच में। जल और थल के बीच में जब तापमान का एक खास अंतर होता है तब मॉनसून की हवाएं उठती हैं और जमीन की तरफ आती हैं, फिर आपके हिमालय से टकराती हैं और बारिश होती है, ये सब होता है। तो पहली बात तो तापमान ज्यादा है तो पेड़ पौधे ये सब बड़े होने से इनकार करेंगे, ना इनमें अन्न लगेगा, ना फल लगेंगे, ना सब्जियां लगेंगी। और दूसरी बात यह कि बारिश भी नहीं हो रही है। और तीसरी बात यह कि आपने ग्लेशियर सारे पिघला दिए तो नदियां भी नहीं बची हैं। हम कितना भी कह लें, आपने बात करी कथा पुराण की, आप कितना भी कह लो कि गंगा जी किसी दूसरे लोक से उतरी हैं, यह हमारी पौराणिक मान्यता है ना, कैसे हुआ था, फिर राजा भगीरथ और फिर शिव जी की जटाएं। वो ठीक है, वो एक सुंदर कथा है जिसका एक ऊंचा प्रतीकात्मक अर्थ हो सकता है। लेकिन आप जमीनी तल पर देखो तो हमें पता है कि गंगा और यमुना कहां से आती हैं, कहां से आती हैं। हाँ, तो आपने तापमान बढ़ा दिया तो वो ग्लेशियर बचा है क्या? वो नंगा पहाड़ बन गया, वहां बर्फ ही नहीं है। जब बर्फ ही नहीं है तो नदी कैसी? और जब नदी नहीं है तो खेती कैसी? खेती कैसी? और एक झटके में नहीं हो जाएगा ये सब कुछ, ये साल दर साल लगातार हो रहा है। गंगोत्री कितना सिकुड़ चुका है, थोड़ा सा गूगल करिए तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपसे यहां पर एक भी बात ऐसे नहीं बोलने जा रहा हूं जो काल्पनिक है। मैं आपसे वही सारी बातें बोल रहा हूं जो यूएन और आईपीसीसी की रिपोर्ट्स में रोज सामने आ रही हैं, बस उन रिपोर्ट्स को हम पढ़ते नहीं हैं। गंगोत्री कितना सिकुड़ चुका है, आप खुद सर्च कर लीजिए। और यहां से जाने के बाद क्या सर्च करेंगे? आप लोग तो मोबाइल लेके बैठे हैं, रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, यहीं बैठे बैठे कर लीजिए ना। लड़ाइयां इसलिए नहीं होने वाली हैं कि ऑयल चाहिए, पेट्रो डॉलर्स चाहिए, जमीन चाहिए। लड़ाइयां होने वाली हैं पानी के लिए। जब नदी नहीं है तो पानी के लिए तो लड़ मरेंगे ना। और क्या करेंगे? विश्व युद्ध अगला पानी के लिए होगा। और इसलिए होगा क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी
विस्थापित जनसंख्याएं हैं, ये खड़ी हो जाएंगी कि हमें कहीं और जाना है। भाई पुरानी सारी सभ्यता हमें पता है नदियों के किनारों पर पनपी, क्यों? क्योंकि पानी था। हम कहते हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता, क्यों? इजिप्ट में क्यों हुआ? वहां कौन सी नदी थी? फिर इधर गंगा नदी थी, चीन में भी नदी किनारे ही लोग। अब वो नदी नहीं तो लोग वहां से हटेंगे। इंसान को पानी चाहिए, रहमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून। और कहां जाएंगे वो? फिर राष्ट्रीय सीमाओं पर रुक नहीं जाएंगे, वो कहेंगे जहां कहीं भी बस जीने को मिल रहा हो हमें जाने दो। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक पलायन विस्थापन होगा। 120 करोड़ लोग अनुमानित हैं कि अपना घर छोड़कर भागने को विवश होंगे, और उनमें से 120 करोड़ अगर हैं तो मान लीजिए कि 80-90 करोड़ तो भारतीय ही हैं। पर ये सब कुछ एक दिन में नहीं होगा, और एक दिन में नहीं होगा तो हमारे कान पे जू नहीं रेंगेगी। जो मिट्टी होती है, किसी भी जगह की मिट्टी करोड़ों सालों से एक प्रकार की ही बारिश पा रही होती है, एक ही प्रकार की। जो कैंसर की प्रेवलेंस है वो 5 से 10 गुना बढ़ने वाली है। क्योंकि मिट्टी और पौधे का बड़ा नाजुक संबंध होता है। मिट्टी में बहुत प्रकार के तत्व होते हैं, पर अगर सही स्थितियां हैं तो उनमें से जो विषैले तत्व हैं वो पौधे में प्रवेश नहीं करते। कोई तत्व अपने आप में विषैला नहीं होता, विषैला माने हमारे लिए विषैला, जैसे आर्सेनिक, वो अपने आप नहीं। आप सर्च करिएगा आर्सेनिक कैंसर एंड क्लाइमेट चेंज। आप जो साधारण खाना खा रहे होगे ना वही आपको कैंसर दे रहा होगा। कैंसर के मामले 5 से 10 गुना बढ़ने वाले हैं। और इसकी बात मैं ज्यादा आप लोगों से इसलिए किया करता हूं क्योंकि ये जो महाप्रलय आ चुकी है वो सबसे अधिक हमारे ऊपर ही टूटनी है। हालांकि उसके जो जिम्मेदार लोग हैं वो हम नहीं हैं। औसत भारतीय का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बहुत छोटा है, और जिसका कार्बन फुटप्रिंट माने आप कितना कार्बन उत्सर्जित करते हो, और जिसका कार्बन फुटप्रिंट जितना छोटा होता है ना, क्लाइमेट चेंज की मार उस पर उतनी भयानक पड़ती है। गजब नाइंसाफी है। और जिसका क्लाइमेट फुटप्रिंट जितना बड़ा होता है वो क्लाइमेट की मार से बच जाता है, क्योंकि उसका फुटप्रिंट बड़ा इसीलिए है क्योंकि उसके पास पैसा है। अभी गीता कम्युनिटी पर ही किसी ने डाला था, मुझे नहीं मालूम कि वो सही गणनाओं से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि एलॉन मस्क के जो 2 जेट हैं वो एक साल में जितना कार्बन उत्सर्जित कर देते हैं उतना औसत भारतीय 2700 सालों में भी नहीं कर पाएगा। आप और मैं, हम जितना एमिशन करते हैं हम 2700 साल में उतना नहीं कर पाएंगे जितना एक अमीर आदमी के सिर्फ 2 जेट एक साल में कर देते हैं। और अभी हम उस अमीर आदमी के पूरे फुटप्रिंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके सिर्फ 2 जेट्स की बात कर रहे हैं। और ये बात सिर्फ किसी एक अमीर आदमी की नहीं है, इन सबकी है। करतूत इनकी है, भुगतने हम वाले हैं। आपकी भी जो खोपड़ी है ना ये ऐसे ही नहीं बन गई। ये मत मान लीजिए कि भगवान ने रच करके इंसान को ऐसा बना दिया है, नहीं। हम इवोल्यूशन की पैदाइश हैं, और वो इवोल्यूशन तापमान की, नमी की, कुछ खास परिस्थितियों में हुआ है। होता है ना कि भाई ये एक मशीन है और ये इतने से इतने तापमान के बीच में काम करने के लिए बनी है। वैसे ये भी एक मशीन है, आपका इंजन है, उसका तापमान बढ़ जाए तो क्या हो जाता है? बहुत सारी मशीनरी होती है, विदेशी लोग उसको बेचने को तैयार होते हैं, खासकर मिलिट्री मशीनरी। भारत उसको खरीदता नहीं है, बताओ क्यों? क्योंकि वो
वो कनाडा की किसी फर्म ने बनाई थी। तो भारत के रेगिस्तान में जो तापमान होता है, जहां युद्ध लड़ा जाएगा, मान लीजिए पाकिस्तान की सीमा राजस्थान से लगी हुई, अब युद्ध वहां लड़ा जाना है, तो वो जो आपने कनाडा से मशीनरी मंगवा ली, चाहे वो राइफल हो चाहे टैंक हो, वो उतने तापमान के लिए बना ही नहीं है। और वैसे ही अब चीन से आपका झगड़ा हो गया, वहां पर जो 0 से 20 डिग्री नीचे का तापमान है, उसके लिए आपने जो हथियार मंगाया था वो बना ही नहीं है। आपकी राइफल है, इंसास है, वो वहां पर चोक कर गई। इतनी ठंडक है कि चोक कर गई, उसकी मैगजीन क्रैक कर गई, कुछ भी हो सकता है। वैसे ये मशीनरी भी एक खास तापमान के लिए बनी है। हम सिर्फ मरने नहीं वाले, हम पागल होने वाले हैं। हम पागल होने वाले हैं। ठीक, आपके भीतर भी तापमान नापने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। जैसे भीतर भीतर एक घड़ी चलती है ना, भीतर घड़ी चलती है कि नहीं चलती है? हम जानते हैं एक घड़ी बाहर लगी होती है, एक भीतर चलती है। उसी को फिर आप बोलते हैं, कौन सी रिदम कहलाती है वो? सरकारी। हाँ, तो वैसे ही भीतर तापमान नापने की भी मशीन लगी हुई है, जो ये चाहती है कि अगर दिन में लू चली है तो रात में ठंडक हो जाए। जब रात में 12, 2, 3 बजे भी लू ही चल रही होगी, तो भीतर की सारी व्यवस्था खराब हो जानी है। ये हिस्सा जो है हमारी मशीन का, ये विक्षिप्त हो जाना है। तो एक तपती सड़क है जिस पर डामर पिघल चुका है और उस पर पागल लोग दौड़ रहे हैं अपने कपड़े फाड़ते हुए। 5, 10, 20 मिनट तक दौड़ते हैं और फिर मर के गिर जाते हैं। ये दुनिया छोड़कर जा रहे हैं हम अपने बच्चों के लिए। कैसा लग रहा है सुनने में? मैं क्लाइमेट फीडबैक लूप्स की आप लोगों से कई बार बात कर चुका हूं। पिछली बार जब बात करी थी कितने लोग मौजूद थे? और फीडबैक लूप्स सक्रिय हो चुके हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। हां, उनके आगे बढ़ने की गति शायद हम कुछ उस पर अंकुश लगा सकते हैं, पर वो सक्रिय हो चुके हैं। जंगल का कटना ही जंगल के और ज्यादा जलने का कारण बन जाता है। ये एक फीडबैक लूप है। एक प्रजाति का मिटना दूसरी प्रजाति के मिटने का कारण बन जाता है। ये भी एक फीडबैक लूप है। एक प्रजाति है जानवर की, पशु की, वो एक तरह की घास खाती है। वो घास एक तापमान में ही पैदा होती है, पहाड़ में। तो वो पहाड़ों की तलहटी में वो घास होती थी, और वो जो प्रजाति थी वही तलहटी में उसको खाया करती थी, घास को, वो चलती थी। इस प्रजाति पर कोई और प्रजाति आश्रित थी, कोई और प्रजाति आश्रित थी, ऐसे ऐसे था। तापमान बढ़ गए, अब वो घास वहां होती ही नहीं। कितनी प्रजातियां समाप्त होंगी? सारी प्रजातियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि वो घास अब वहां होती नहीं है। इतना ही नहीं है, वो घास जितनी भी है या थी वो सूखेगी अब। और जब सूखेगी और तापमान बढ़ा हुआ है तो उसमें आग लगती है, और जब आग लगेगी तो जहां अभी कुछ हरा शेष भी है वो भी जल जाएगा। यह है फीडबैक साइकिल। हरापन हरेपन को बढ़ाता है, और वही हरापन जब सूख जाता है तो आग का कारण बन जाता है। हरी घास नहीं जलती ना, भूसा जलता है। कुछ आ रही बात समझ में? प्रकृति के जितने चक्र हैं वो सब, यहां तक कि जो, बाप रे बाप, जो पृथ्वी का मैग्नेटिज्म है वो तक क्लाइमेट चेंज से प्रभावित होने जा रहा है। ये प्रलय ही है। पृथ्वी का एक भी चक्र नहीं है जिसको स्वस्थ और साबुत छोड़ दिया जाएगा, और सब चक्र एक दूसरे पर आश्रित हैं। और जब हम चक्रों की बात कर रहे हैं तो महिलाओं का मासिक चक्र भी अछूता नहीं रहने वाला है। जबरदस्त तरीके से अनियमित हो जाएगा, बीमार करेगा,
और उससे संबंधित जो दिमाग पर हार्मोनल प्रभाव पड़ता है और व्यवहार बदलता है वो भी होगा। और ये सब किस लिए? वो इसलिए क्योंकि कुछ लोग हैं जो एमिशन कर रहे हैं, हमने उनको सर पे बैठा रखा है, हम उनको पूजते हैं, वो हमारे आदर्श हैं, और वो इस कदर हमारे आदर्श हैं कि हम कहते हैं कि हमें एक दिन उनके जैसा बनना है। और वो कहते हैं तुम हमारे जैसा बनोगे हमारा माल खरीद खरीद करके। वो ऐसे ही थोड़ी अमीर हो गए, हम ही ने उनका माल खरीदा है। और हम उनका माल नहीं खरीदते अगर हम उनको आदर्श नहीं मान रहे होते तो सारी जो बात है वो मानसिक है, वैल्यू सिस्टम की है। दुनिया की 30-35 कंपनियां और दुनिया के शीर्ष 0.1 या 1% अमीर लोग जितना एमिशन करते हैं वो हटा दिया जाए तो समस्या बहुत हद तक काबू में आ सकती है। पर उन्हें नहीं हटाया जाएगा क्योंकि वो अमीर खुद नहीं बने, उन्हें अमीर हमने बनाया है। हमारी जेब का माल है जो उनकी दौलत बनता है। हम कहते हैं हाँ मुझे तुम्हारा माल चाहिए, दो। और क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया है ऐसा कहना। और चूंकि हमारे पास आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है, हम खुद को नहीं जानते, हमारे पास अपना कोई वजूद नहीं है, तो हमें जिसने जो पट्टी पढ़ाई हमने मान लिया। और यही वो लोग हैं जो क्लाइमेट डिनाइलिज्म में सबसे आगे हैं। आप देखिएगा जो आदमी जितना ज्यादा अमीर होगा वो क्लाइमेट चेंज को उतना ज्यादा होक्स बोलेगा। होक्स समझते हो? झूठ, मिथ, प्रपंच, अफवाह। वो कहेंगे तो अफवाह, ऐसा कुछ होता नहीं है। पेरिस कन्वेंशन झूठ है, यूनाइटेड नेशंस झूठ है, आईपीसीसी झूठ है, दुनिया भर के वैज्ञानिक आंकड़े झूठ हैं। आप चूंकि उनके खरीदार हो, आप उनका बाजार हो, तो वो आपसे कहेंगे अपनी आबादी बढ़ाओ। वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, माल तो तभी बिकेगा ना जब खरीदार बहुत सारे हो। आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ। जिन चीजों के प्रोडक्शन से कार्बन एमिशन हो रहा है, एनर्जी फॉसिल फ्यूल बर्निंग से होता है ज्यादातर एमिशन, माने एनर्जी। वो एनर्जी कुछ करने के लिए चाहिए ना। तो जिस काम के लिए आप वो एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हो, ज्यादातर काम वो हैं जिन्हें करने की कोई जरूरत ही नहीं है। पर आप जितना ज्यादा वो सारे काम करते हो उतना किसी की जेब भरती है, इसलिए आपसे वो सारे काम करवा रहा है। ज्यादातर लोग जो ज्यादातर काम कर रहे हैं उन कामों को करे जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो सब काम बंद हो जाएं तो बिल्कुल एक नए तरीके की अर्थव्यवस्था खड़ी हो सकती है, एक नई दुनिया हो सकती है, एक नई जिंदगी हो सकती है। पर वो जो नई अर्थव्यवस्था खड़ी होगी वो ऐसी नहीं होगी कि उसमें बस कुछ चंद लोग हैं जो अमीर होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। दुनिया भर में जो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है और साथ ही साथ कार्बन एमिशन बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का पीपीएम बढ़ रहा है, वो बिल्कुल एक साथ चल रहे हैं, समानांतर। आप इस बात पे गौर करिए, समझिए। इनकम इनइक्वालिटी समझते हैं? आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता जितनी बढ़ रही है कार्बन एमिशन भी उतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसका मतलब बताइए। ये जो चंद लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा दौलत आती जा रही है, यही एमिशन कर रहे हैं। और दुनिया में जिन देशों में जो इनकम इनइक्वालिटी है, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, वो एकदम स्क्यूड हो गया है, माने बेढंगा हो गया है, झुक गया एक तरफ को, उनमें भारत बहुत आगे है। दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब और कुपोषित लोग भी भारत में हैं। और एशिया के जिस शहर में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स हैं वो भी भारत में है। तो चूंकि ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो जबरदस्त तरीके से अमीर हुए हैं, इनको भी आप शामिल कर लेते हो अपनी गणनाओं में, तो ऐसा लगता है
कि औसत आय बढ़ रही है, औसत आय बढ़ रही है। इन लोगों को हटा दो और आम आदमी की औसत आय देखो तो पता चलेगा कि हमारी हालत क्या है। दो तरीके की समस्याएं, एक तो जो आम आदमी है उसकी आय नहीं बढ़ रही है, उसकी गरीबी कोई दूर नहीं हो रही है, बढ़ भी रही है तो बड़ी साधारण गति से आय उसकी, एक तो ये। और दूसरा ये कि सारी दौलत और सारी ताकत जिन चंद हाथों में कंसंट्रेट हो रही है वही लोग क्लाइमेट क्राइसिस के जिम्मेदार हैं। इसी को माया कहते हैं, जो आपको आपके भविष्य को बर्बाद कर रहा है। आप उसी को पूज रहे हैं, आप उसी को कह रहे हैं काश मैं भी ऐसा हो पाता। कल को पक्षी ही मैंने कहा आसमान से उड़ते उड़ते अचानक से नहीं गिर जाएगा। हमारा बच्चा है, वो स्कूल से आ रहा है उसी पिघलती हुई डामर वाली सड़क से, वो कहीं गिरा पड़ा है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसका जिम्मेदार वो अमीर आदमी है, वही अमीर आदमी जिसने अर्थव्यवस्था पे पूरा कब्जा कर रखा है। और आप कुछ भी करो, आप ले दे करके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उसी की खरीदते हो। कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, कोई उंगली नहीं उठेगी, कोई आरोप नहीं लगेगा। और चूंकि हम बहुत धार्मिक देश है तो हम कह देंगे ये मेरे पिछले जन्म के बुरे कर्म थे इसलिए ऐसा हुआ। ये तुम्हारे पिछले जन्म के बुरे कर्म नहीं थे, ये तुम्हारी आज की बेहोशी थी। मैं क्या बोलूं आपसे, जो औसत भारतीय होता है उसका 10% है कार्बन फुटप्रिंट विकसित विश्व की अपेक्षा। अजीब लगता है कि मैं अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को बोल रहा हूं कि तुम कम कंजम्पशन करो, ये बेचारे तो कर भी नहीं रहे हैं इतना, ये और कितना कम करें। आधे तो भारत में अभी कुपोषित ही चल रहे हैं। अभी भी उनको मैं बोलूं कि तुम अपना जो है ना कंजम्पशन कम करो ताकि कार्बन एमिशन कम हो, क्या बोलूं उनको? उनको तो अपना बढ़ाने की जरूरत है। बल्कि जो बेचारा साइकिल पर चल रहा है मैं उसको बोलूं तुम साइकिल पर ही चलते रहो, नहीं, उसको तो चाहिए कम से कम उसकी एक स्कूटी आए उसके घर में। जिनको ये समझाने की जरूरत है कि तुम एमिशन कम करो वो लोग हैं जो भली भांति जानते हैं कि वो ही एमिशन कर रहे हैं और वो कहते हैं मेरे ठेंगे से ये पूरा ग्रह जलता है तो जले। ये 800 करोड़ ये मीडियोकर एवरेज लोग, दीज कॉमनर्स, दे बिलोंग टू एन इंफीरियर स्पीशीज। वो अपने आप को एक अलग प्रजाति ही मानते हैं। वो कहते हैं हम रहेंगे, हम बचे रहेंगे और जब पृथ्वी पूरी आग लग जाएगी तो हम अपने रॉकेट पर बैठकर किसी और ग्रह में चले जाएंगे। समस्या सारी ये है कि उनकी राजनेताओं के साथ सांठगांठ है और हम उन राजनेताओं को भी पूछते हैं। हमारी आंखों के सामने हमारी ही जेब से पैसे लेकर के और हमसे ही वोट लेकर के हमें बर्बाद किया जा रहा है। ये दो चीजें हैं जो हमें बर्बाद कर रही हैं, मेरी ही खरीदारी, मेरे ही आदर्श और मेरा ही वोट। तीन बातें। और उल्टे हमारे ऊपर ग्लानि डाल दी जाती है कि तुमने ठीक से अपना वो बल्ब नहीं बंद करा था ना 40 वॉट वाला, इसलिए क्लाइमेट चेंज हो गया है। मैं नहीं कह रहा हूं कि बल्ब खुला छोड़ दो, मैं नहीं कह रहा हूं कि कमरे से बाहर जा रहे हो तो पंखा भी चलता छोड़ दो, बंद करना चाहिए बेशक, लेकिन पर्सपेक्टिव, आंकड़े, अनुपात, ये भी कोई चीज होते हैं ना। तुम्हारे 40 वॉट के बल्ब और तुम्हारी स्कूटी से नहीं हो रहा है क्लाइमेट चेंज। गाड़ियां क्या चीज होती हैं और गाड़ियां कितना तेल पीती हैं और क्या माइलेज देती हैं, ये देखना है तो अमेरिका या दुबई जाकर देखो, तब पता चलेगा कि कौन करता है एमिशन। सिर्फ जो वेहिकुलर और पोल्यूशन है और जो कंस्ट्रक्शन से फाइन पार्टिकल्स निकलते हैं उनके कारण आप जानते हो कि दिल्ली का AQI कितना रहता है, जानते हो ना। और क्लाइमेट चेंज के साथ एक चीज जो बड़ी से बड़ी जुड़ी हुई है वो ये है कि आग लगेगी, लगातार आग लगती रहेगी।
क्योंकि मिट्टी सूख चुकी होगी और बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल मिट्टी के ऊपर पड़ा होगा, वो जलेगा। वही मिट्टी जब गीली होती है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड सोख कर रखती है। मिट्टी भी जैसे ओशन सोख कर रखते हैं, जैसे जंगल सोख कर रखते हैं, वैसे ही मिट्टी भी सोख कर रखती है। और वही मिट्टी जब सूख जाती है तो पहली बात वो खुद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, दूसरी बात अब आग लगती है, आग लगेगी। और जब आग लगेगी तो आप जो सांस ले रहे हो उस हवा की गुणवत्ता का क्या होगा? क्या होगा? वो और गिरेगी। और अभी ही जितना AQI है उसमें अनुमानित है कि दिल्ली के आम आदमी की जिंदगी 10 से 12 साल कम हो चुकी है। कोई है जो आपकी जिंदगी के 10-12 साल खींच करके ले गया है और आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आप अभी भी उसको पूजते हो। बहुत अच्छा लगता है ना, उसका इतना पैसा है, बहुत अच्छा लगता है, और उसके पास इतनी ताकत है। वो दुनिया है तो वो उद्योगपति है, लेकिन वो दुनिया की कई सरकारों को कंट्रोल कर रहा है, वो पूरी मीडिया को कंट्रोल कर रहा है, सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रहा है, वो कितनी ही इंडस्ट्रीज हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। बहुत अच्छा लगता है ना। हम सब भी उन्हीं बातों की, उसी ताकत की हवस रखते हैं, तो हम उसको पूजना शुरू कर देते हैं। ये जो कैटेस्ट्रॉफी है ना, ये वैल्यू सिस्टम की कैटेस्ट्रॉफी है। किसको महत्व देना है और किसको नहीं, ये हमको पता नहीं है। इट्स अ क्राइसिस ऑफ द वैल्यू सिस्टम। और इसलिए अध्यात्म बहुत जरूरी है, ताकि कोई आपको ललचा करके आपको कुछ खरीदने पर विवश न कर दे, ताकि कोई आपको बाहुबल, धन बल या सत्ता बल दिखा करके आपकी रीढ़ झुका न दे। कुछ आ रही है बात समझ में? मैं कह रहा हूं आपने एमिशन नहीं करा है, एमिशन उसने करा है, पर उसको एमिशन करने की ताकत आपने दी है और इसलिए आप जिम्मेदार हो। अगर मैं आपकी जिंदगी देखूं तो आपका बहुत छोटा कार्बन फुटप्रिंट है, दुनिया के औसत से भी बहुत छोटा। तो आपने नहीं करा है, डायरेक्टली नहीं करा है, पर इनडायरेक्टली आप ही जिम्मेदार हो। और जिम्मेदार हो तो फिर दंड भी मिलेगा। अच्छा, आपको कैसे पता कि एक खास तरह की जिंदगी आपको चाहिए? आम आदमी किस लिए जीता है बताओ? आम आदमी किसके लिए जीता है? प्रेम के लिए जीता है? किसके लिए जीता है? मुक्ति के लिए जीता है? ऊंचाइयों के लिए जीता है? करुणा के लिए जीता है? दिल से बताइए, आम आदमी किसके लिए जीता है? पैसा। पैसा है ना। अब वो सीधी सीधी ना पता चले, पर थोड़ा गहराई से को तुरंत पता चल जाता है। बेटा 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 बेटा, जा कोचिंग जा, अच्छा खूब पढ़ के दिखाना, पढ़ाई में तुझे तरक्की करनी है। कौन सी पढ़ाई में उससे तरक्की करवाना चाहते हो? कौन सी पढ़ाई में? है ना। ये तो छोड़ दो कि जीवन शिक्षा में तरक्की करानी है, ये भी छोड़ दो कि यूनिवर्सिटी में जो स्ट्रीम्स होती हैं उनमें उसे किसी ऐसी स्ट्रीम में तरक्की करानी है जिसमें पैसा ना हो। आपके घर में आपका बच्चा बोले मुझे इतिहास में बहुत रुचि है, माँ बाप बोलेंगे लात मार देंगे, इंजीनियरिंग की तैयारी कर। तो ज्ञान भी किस हेतु चाहिए? पैसा। आम आदमी पैसे के लिए ही तो जी रहा है ना। ये समस्या है मूल्य व्यवस्था की। तो जब हम पैसे के लिए ही जी रहे हैं, तो जिनके पास हम सबसे ज्यादा पैसा देखते हैं, हम तुरंत उनकी चरण वंदना शुरू कर देते हैं। ये है बात। सिविल सर्विसेज की परीक्षा क्लियर कर लो, रैंक अच्छी निकाल लो, 5 से 10 करोड़ दहेज। एक बार मैं बात कर रहा था, मैंने कहा यार 30 साल तक तुम यहां पड़े रहते हो, क्या कर रहे हो? और इतना तुम यहां पैसा लगा रहे हो, दिल्ली में जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं सिविल सर्विसेज IAS वगैरह की, इतना यहाँ पैसा लगा रहे हो, इतने साल लगा रहे हो, क्या है? क्या है? नहीं है। पर हाँ बात तो सही है, ये वो। मैं कहा बात सही है तो मतलब मान रहे हो बात? बोले नहीं, वो फिर धीरे धीरे वो आ भी जाता है। तो नौकरी भी किस लिए चाहिए? शादी भी किस लिए कर रहे हो? तो जिसके पास पैसा है वही भगवान हो गया हमारा, बात खत्म। जिसके पास पैसा है वही भगवान हो गया।
और उसके पास पैसा आया कहां से? वो छापता है खुद। उसके पास पैसा तुम्हारी जेब से आया। कैसे आया? उसने बंदूक दिखाई थी कि पैसा निकाल? नहीं, उसने माल दिखाया था, ये बढ़िया माल है, खरीद ले। और उसने आपके दिमाग में एक फिलॉसफी बैठाई थी कि जो जितना माल भोगता है उसकी जिंदगी उतनी सार्थक है। ये फिलॉसफी आपके दिमाग में उन्होंने ही बैठाई है जो खुद माल तैयार करते और बेचते हैं। क्योंकि माल तैयार करना पर्याप्त नहीं होता ना, माल का ग्राहक भी तैयार करना पड़ता है। और ग्राहक तभी तैयार होगा जब बहुत सारे तरीकों से आपके भीतर यह बात डाली जाए कि हैप्पी लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ का मतलब है ऐसी लाइफ जिसमें तुम जम करके अयाशी कर पा रहे हो। जो जितनी अयाशी कर सकता है, जो जितने पैसे उड़ा सकता है, उसका जीवन उतना सफल माना जाएगा। ये फिलॉसफी तुम्हें किसने दी? उपनिषदों ने दी, गीता ने दी, वेदांत ने दी। पर आम आदमी चल तो इसी फिलॉसफी पर रहा है। किसने दी है? ये उन्होंने ही दी है फिलॉसफी जिनके पास माल है तुम्हें बेचने के लिए। उन्होंने ही तुमसे कहा है कि जितना माल भोगोगे तुम उतने सफल कहलाओगे। और ये बात हमें पता भी नहीं है। बात हमें क्यों नहीं पता है? क्योंकि ज्ञान के लिए हमारे ही जो ग्रंथ थे, हमारी ही गीता और हमारे ही कृष्ण के लिए हमारे पास बहुत कम आदर है। होता आदर तो कोई यूं ही सस्ता व्यापारी आकर हमें पट्टी ना पढ़ा जाता। हम उससे कहते रुक, मेरी गीता ने मुझे कुछ और बताया है। तू मुझसे बोल रहा है कामना पूरी करो तो जीवन सफल है, और गीता तो मुझे बोल रही है निष्काम कर्मयोग से ऊंचा कुछ होता नहीं। तू झूठ बोल रहा है। यह है क्लाइमेट क्राइसिस। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैं कहता हूं कि मूलतः एक आध्यात्मिक समस्या है। हमें पता ही नहीं हम कौन है और जीना किस लिए, तो हम भोगने के लिए जीते हैं। और भोगने के लिए जियो, मस्त करो। इसके लिए हमने आदर्श खड़े कर रखे हैं। ये आदर्श बन के बैठे हैं, वो कहते हैं हमें देखो ना, हम कितने खुश हैं, हमें देखो, तुम भी हमारे जैसे बनो। और हमारे जैसे कैसे बनोगे? हमारी नौकरी करके और हमारा माल खरीद कर। नौकरी भी हमारी करो और माल भी हमारा खरीदो। और दोनों ही स्थितियों में मुनाफा किसको होने जा रहा है? उसको। और वो उस मुनाफे का क्या करेगा? वो उस मुनाफे से तेल जलाएगा। वही है जो उस तो आपके ही द्वारा दिए गए मुनाफे को इकट्ठा करके सब लोग मिलकर के उसको जो पैसा दे रहे हो वो उसी पैसे को जला रहा है। उसको ही कार्बन एमिशन और क्लाइमेट क्राइसिस बोलते हैं। और वो ये नहीं कहता कि बात तुम्हारे और मेरे बीच की है। वो ये नहीं कहता कि तुम्हारा संघर्ष मुझसे है। वो आपको बताता है तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे पड़ोसी से और रिश्तेदार से है। वो कहता है देखो कि बगल वाला ज्यादा भोग गया, तुम ही पीछे रह गए, तुम स्कूटी पे ही रह गए, उसके यहां इनोवा आ गई। वो ये कभी नहीं बताएगा कि उसके यहां पर प्राइवेट जेट की पूरी फ्लीट खड़ी हो गई है तुमको छोटी छोटी गाड़ियां बेच बेच के, और तुम में आपस में प्रतिद्वंदिता कराएगा। तू आगे बढ़ना, तू आगे बढ़ना, देख बगल वाला आगे बढ़ गया। पुरानी कहानी है ना, मेढकों की बात करी, तो वैसे ही बिल्ली और बंदर की कहानी भी याद आ रही होगी। हाँ, तो 800 करोड़ बिल्लियां तैयार की गई हैं। आपके पावर प्लांट चल लेंगे जब लगातार 50 डिग्री से ऊपर तापमान रहेगा। तो आप क्या सोच रहे हो, बाहर गर्मी रहेगी, आप भीतर एसी में हवा खा लोगे? एसी चल लेंगे आपके? पहली बात तो एसी डिजाइन नहीं होता 50-55 डिग्री के लिए। और दूसरी बात, एसी तब चलेगा ना जब पावर आएगा। इतने तापमान में तो पूरी की पूरी ग्रिड बैठ जाएगी। अब बाहर धधक रही है आग और भीतर न पानी है न बिजली, न पानी न बिजली। कैसा लग रहा है? बाहर आग धधक रही है और भीतर न पानी है न बिजली है। अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, तो नौकरी भी नहीं है। बाहर आग धधक रही है, भीतर न बिजली है न पानी है न नौकरी है। तो हो सकता है खाने को भी ना हो, क्योंकि एक तरफ अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है और दूसरी तरफ खाद्यान्न, खाने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं।
कैसा लग रहा है? और जो इसके जिम्मेदार हैं वो मार्स पर बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं, ब्लडी लूजर्स ऑन द ओल्ड प्लेनेट, वी लेफ्ट देम बिहाइंड। इसलिए जरूरी होता है कि जीवन में आदर्श सही हो, इसलिए जरूरी होता है कि फिर जीवन में कृष्ण हो, कबीर हो। जब ये होते हैं ना तो आदमी टुच्चे लोगों की पूजा नहीं शुरू कर देता। हमारे जो ओशंस हैं, अगर अगर 70% जैसे हम कहते हैं कि जो पूरा क्षेत्रफल है पृथ्वी का वो क्या है, पानी से घिरा हुआ है, ठीक उसी तरीके से जो 70% लाइफ है वो थल में नहीं जल में पाई जाती है। थल में नहीं, जल में। हमारे ओशंस का एसिडिफिकेशन हो रहा है और वो गर्म हो रहे हैं। जो हीट सिंक होते हैं, ज्यादातर जो एटमॉस्फेरिक हीट होती है 90% वो ओशंस ही अब्सॉर्ब करते हैं, और वो एसिडिफाई भी हो रहे हैं और गर्म भी हो रहे हैं। तो खौलता हुआ एसिड बन गए हैं हमारे समुद्र। कैसा लग रहा है? पहले तो एसिड, और वो भी और जितने तटवर्ती शहर थे वो तो कब के डूब चुके हैं। प्रतिवर्ष 3.5 मिलीमीटर जो ओशन लेवल है वो बढ़ रहा है, और वो एक बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। इस साल 3.5, तो अगले साल 4, तो अगले साल 4.5, तो माने कुल मिला के 3.5 और 4 और 4.5 माने 7.5, 4.5, 12 मिलीमीटर 3 साल में। ग्रोइंग एट अ ग्रोइंग पेस माने एक्सिलरेटिंग। तो तटवर्ती शहर तो सब डूब ही चुके हैं, और हमारे समुद्र क्या बन गए हैं? खौलता हुआ एसिड। और 70% जीवन समुद्रों में ही पाया जाता है। तो जीवन कहां बचा? जीवन कहां बचा? जैसे हम कहते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट्स को कि ये लंग्स हैं, वैसे ही समुद्रों का लंग्स होती हैं कोरल रीफ्स। उन कोरल रीफ्स की अभी क्या दशा है पढ़ लीजिएगा। हम जैसे रहे हैं अतीत में, जो भी हमारी व्यवस्था रही हैं, पारिवारिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, वो सब गलत रही हैं। और चूंकि वो सबकी सब गलत रही हैं तो उन्होंने हमें ला करके इस बर्बादी पर खड़ा कर दिया है। और हमें मानना पड़ेगा आज हमारा जितना अतीत रहा है हमें उसका पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा। वो सब कुछ ठीक होता तो क्या हमें महाप्रलय पर लाकर खड़ा कर देता? और ऐसा नहीं कि हम आज बहुत गंदे लोग हो गए हैं तो हमें ये दंड मिल रहा है। ये जो प्रक्रिया चल रही है ये पहले दिन से चल रही है, बस पहले हमारे पास इतना कार्बन जलाने की ताकत नहीं थी, वरना इरादे तो हमारे हमेशा से यही थे। हमेशा यही इरादे थे, खेती करनी है तो क्या करना है, जंगल काटना है। करा तो हमने हमेशा से यही है, पर पहले हम इतने बड़े स्केल पर नहीं कर पा रहे थे तो पता नहीं चल रहा था। वरना जैसे हम आज हैं वैसे हम पहले भी थे। कोई ये ना बोले कि अतीत के लोग तो बहुत अच्छे होते थे और स्वर्ण काल था और सतयुग था, ये तो कलयुग चल रहा है इसीलिए इंसान ने गड़बड़ करी है। नहीं 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 नहीं, इंसान सदा से ऐसा ही रहा है। बल्कि आज तो हम फिर भी इस बारे में बात कर रहे हैं और इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो और अंधाधुंध भोग होता था, हाँ सामर्थ्य के अनुसार। पहले भोगने की बहुत ज्यादा सामर्थ्य ही नहीं थी, पर जितनी सामर्थ्य थी उस हिसाब से खूब भोगते थे। जंगलों में जा जाके शिकार हो रहा है, मौज के लिए शिकार हो रहा है। अब तो कहीं दिखता है कोई कि कोई मौज के लिए बस मार रहा है? पहले तो ये सब भी चलता था। आ रही है बात समझ में? हम इस पृथ्वी से पूरे तरह से जुड़े हुए हैं, और पृथ्वी की एक खास अवस्था है सिर्फ जिस पर मनुष्य
जिंदा रह सकता है। वो अवस्था बदलेगी तो मनुष्य नहीं बच सकता। एक खास हमें वायुमंडलीय दबाव चाहिए, एक खास तापमान चाहिए। वो सब कुछ जब वैसे का वैसा ही रहता है तब ये प्रजाति बची रहती है, हमारी प्रजाति और प्रजातियां भी। तुम पृथ्वी को ही बदल दोगे तो इंसान नहीं बचा रह सकता। हम पृथ्वी ही हैं, हम पृथ्वी से ही उठे हैं। तुम पृथ्वी को ही बदले दे रहे हो तो हम बचेंगे कैसे? और ये इरिवर्सिबली बदल रहे हो। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपने डाल दी अब वायुमंडल में, ये वापस नहीं खींची जा सकती। और पहले भी जब भी मास एक्सटिंक्शन हुआ है तो इसी वजह से हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई थी और फिर लाखों करोड़ों सालों के लिए पृथ्वी से जीवन विलुप्त हो गया। आप इसे छोड़ तो सकते हो, वापस कैसे लाओगे? वापस लाने के लिए पहले प्राकृतिक प्रक्रियाएं थी। पेड़ सोख लेते थे, समुद्र सोख लेते थे, मिट्टी सोख लेती थी, तो एक संतुलन बना रहता था कि इतनी एमिट हो रही है और इतनी सोखी जा रही है। कृत्रिम रूप से उसको सोखना संभव नहीं है। मशीनें बनाने की कोशिश वगैरह चल रही है। वो मशीन भी क्या मांगेगी चलने के लिए? ये कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड सोख लूंगा, संभव नहीं है। हमारे तरीकों ने पृथ्वी को बर्बाद करा है और उसको बचाना है तो हमें हमारे तरीके ही बदलने पड़ेंगे। लेकिन आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने प्रयास चल रहे हैं वो ये है कि हमारे तो जो तरीके रहे हैं और हमारी जैसी जिंदगी रही है वो वैसे ही चले। कुछ और जुगाड़ करते हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज को रोका जाए। हम बदलने को राजी नहीं है, हम अपने केंद्र को बदलने को राजी नहीं है। हम ऊपरी सतही सतही कुछ और जुगाड़ करना चाहते हैं। वो सतही जुगाड़ सफल नहीं हो सकते। नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम हिमांशु है और मेरा प्रश्न एंटीनेटलिज्म के बारे में है, जिसे आपने पिछले सत्रों में बताया है कि हैविंग अ फ्यूअर चाइल्ड और लेस चाइल्ड में हेल्प इन रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस। तो इंडिया इसमें सबसे आगे है, तो हमें उसके बारे में काम करना चाहिए या नहीं? बच्चे न पैदा करने के लिए क्या काम करना पड़ता है? हाँ करो, अच्छी ही बात है। लेकिन वो एंटी नेटलिज्म भी, देखो, जो बच्चा पैदा होगा वो कंज्यूम करेगा तब ना कार्बन एमिशन होगा। भारत अभी भी बाकी दुनिया की अपेक्षा बहुत गरीब है। जो भारत में बच्चा पैदा होने वाला है उस बेचारे को इतना मौका ही नहीं मिलने वाला है कंज्यूम करने का। अच्छी बात है, नहीं मिलने वाला है तो वो कार्बन एमिशन का बहुत बड़ा स्रोत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब किसी धन्ना सेठ की 1 दर्जन औलादें होती हैं, ये करेंगी अंधा उपभोग। समझ में आ रही बात ये? हाँ, बाकी ये तो कई दृष्टियों से सही बात है कि तुम्हें अपनी जिंदगी को कुछ सार्थकता देनी है तो तुम्हें होश होना चाहिए कि कर क्या रहे हो। ये पशुओं का काम है अंधाधुंध पैदा करते जाना। इंसान इसलिए नहीं है कि वो पशु की तरह बस जहां कहीं भी आपके पास मौका हो वहां सबसे पहले बात क्लाइमेट की ही करें। दुनिया के किसी भी मुद्दे से ज्यादा क्लाइमेट की बात जरूरी है। जो भी बातें आपको जरूरी लगती होंगी उनसे 100 गुना ज्यादा जरूरी है ये क्लाइमेट की बात। आपके ऑफिस में कहीं 4 लोग मिलकर बात कर रहे हैं, आप क्लाइमेट का मुद्दा उठाएं। आपके घर कोई वोट मांगने आया है, उससे कहें तुम्हारे मैनिफेस्टो में क्लाइमेट चेंज कहां है। बिल्कुल रट लगा दें, क्योंकि हमारी वो आखिरी पीढ़ी हो सकती है जो इस बारे में कुछ कर सकती थी। और आप
अगर पृथ्वी की परवाह नहीं कर रहे तो पृथ्वी को आपकी परवाह भी नहीं करनी है। छोड़िए पृथ्वी को, वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। आप अगर कल की परवाह नहीं कर रहे तो कल आपके बच्चों की परवाह नहीं कर रहा। अपने बच्चों से प्यार है ना? हाँ, तो अपने बच्चों को एक जलती हुई दुनिया छोड़कर जा रहे हो, जलती हुई, खत्म होती हुई। हम्म किसी से आप ऐसे ही बैठ करके चिटचैट भी कर रहे हैं, साधारण गॉसिप, मुद्दा यही उठाएं और इस पर खूब पढ़ें, खूब पढ़ें, खूब खुद खोज खोज कर पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे देशों में, विशेषकर अमेरिका, ये कोशिश की जा रही है कि क्लाइमेट की आवाज़ों को दबाया जाए। जो वहाँ नया प्रशासन आया है वो चाहता नहीं कि क्लाइमेट के बारे में कोई भी बात हो। वो उसे स्कूलों कॉलेजों के करिकुलम से भी हटा रहे हैं और जो लोग उसकी बात करना चाहते हैं उनकी आवाज़ को दबा रहे हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद कर रहे हैं। जितने तरीके से उनको रोका जा सकता है रोक रहे हैं। तो बिल्कुल हो सकता है कि आप सोचें कि अरे मेरी फीड पर तो क्लाइमेट को लेके कुछ आ नहीं रहा, तो वो नहीं आएगा क्योंकि एल्गोरिदम को बोला गया है कि ये बात जनता तक नहीं पहुंचनी चाहिए। क्योंकि वो एल्गोरिदम भी किसके हाथ में है? उन्हीं लोगों के हाथ में है जो कार्बन एमिशन करते हैं। वो आप तक ये खबर नहीं पहुंचने देंगे। आप सोचेंगे कि टीवी पर ये बात आए, टीवी पर ये बात नहीं आएगी। ये एक बहुत बड़ी साजिश है पूरी मानवता के खिलाफ। जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं ये बातें नेट पर तो उपलब्ध हैं लेकिन मीडिया आप तक नहीं लेकर आएगा। इसलिए नहीं कि वो जानते नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पूरे अच्छे तरीके से जानते हैं। वो आप तक यही जितनी भी ये चिल्लर बातें होती है लेकर के आएंगे। आईपीएल देख लो, फलानी एक्ट्रेस फलाने के साथ पकड़ी गई, फलाने का ये हो गया, फलाने का बछड़ा कुएं में गिर गया, हिंदू ने मुसलमान को दौड़ा लिया। ये वो आपको इसमें उलझा कर रखेंगे ताकि जो अस्तित्वगत संकट है वो आपको पता ही नहीं लगे। आपको एक नशा दिया जा रहा है ताकि आप बस नशे की पिनक में ऐसे बेहोशी में ही मर जाओ, शांतिपूर्वक मर जाओ। नहीं तो आप विद्रोह कर दोगे, क्रांति कर दोगे ना। क्रांति कर दोगे तो उनके न्यस्त स्वार्थों पर चोट पड़ती है। नमस्ते, मेरा नाम अनुराधा है और मैं मेघालय से हूँ। मैं आचार्य जी को 2023 से सुन रही हूँ एंड इन 2024 फरवरी आई हैव जॉइंड लाइव गीता सेशन। उसके बाद मेरे जीवन में काफ़ी चेंजेस आए हैं, जैसे कि मेरे लाइफ में बहुत क्लैरिटी आने लगी है। पढ़ाई में मैं ज़्यादा फोकस कर सकती हूँ, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन फील नहीं होता। मेरे रिलेशनशिप भी अच्छे होने लगे लोगों के साथ और मैं जिम जाना शुरू किया और एक फोकस जो है लाइफ में ये आने लगा और मुझे क्लैरिटी आने लगी कि क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी है और क्या नहीं। इसके लिए थैंक यू टू आचार्य जी, थैंक यू।